हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किट में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल के प्रैक्टिस सेट में हमसे छूट गया था। वो क्वेश्चन नंबर 8 था। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए कांथा टाका, ऑप्शन बी जरदोजी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी संगमरमर जड़ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए कांथा टाका। कांथा टाका या कांथा कढ़ाई जो है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है, जिसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा टाका कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों से काढ़ा जाता है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राज्य द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 50 लीटर। जुलाई 2010 में, कब? जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसमें 163 सदस्य देशों ने भाग लिया और 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया एवं 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। और सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि की कि जल व स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। क्या है? जल व स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना बनाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा जो है वो प्रति व्यक्ति के लिए 50 लीटर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटन करने वाले। अपघटक या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक इत्यादि आते हैं। तो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर विघटित करके सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्वीफर, ऑप्शन बी बारिश का पानी, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी अंतर्जलीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्वीफर। जल वृत्त या एक्वीफर पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर या परत होता है जहां पर भूजल एकत्रित होता है। क्या होता है? भूजल एकत्रित होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकलने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया। किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ऑप्शन ए 2008-9, ऑप्शन बी 2014-15, ऑप्शन सी 2016-17, ऑप्शन डी 2003-4। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2008-9। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2008-9 में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण आवास ऋण निधि की स्थापना सन 1996 में हुई थी।
RHLF, RHLF, रूरल हाउसिंग लोन फंड, लोन फंड की स्थापना कब की गई थी? 1996 में, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रैंक फीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन बी बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह प्रेरण, ऑप्शन डी जेट इंजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेट इंजन का। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक फीटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। ये आसपास की वायु को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी 22 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2017। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। सर्वप्रथम किसने लागू किया? फ्रांस ने। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कब से? 1 जुलाई 2017 से। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 12 अप्रैल 2017 को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2009। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। कब लागू हुआ संशोधन अधिनियम? अक्टूबर 2009 को। कब? 27 अक्टूबर 2009 को। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो बना था वो सन 2000 में बना था। कब बना था? अधिनियम बना था सन 2000 में। ये सन 2000 में बना था और संशोधन अधिनियम जब लागू हुआ तो ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी देवरिया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जालौन। हस्त निर्मित कागज के लिए जालौन को चुना गया था। किसको चुना गया था? जालौन को। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया है, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में हस्तांतरित किया था। कहां से? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कानपुर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें हम अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को वर्ष 1921 में, कब? 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायी राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी गोंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदाह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्ती जिले में। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्ध कालीन गणराज्य था। कोलीन गणराज्य कहाँ पर स्थित है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में है। ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी उरई। का आंसर होगा ऑप्शन ए बिठूर। ऑप्शन ए बिठूर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूपी में कानपुर, कानपुर में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 1 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। किसने संपादित किया था? गोविंद रघुनाथ ने। और समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी बनारस अखबार, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी जागरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बनारस अखबार। 1 जनवरी वर्ष 1922 ना होकर के 1845 है। क्या है? 1845। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। किसने संपादित किया था? गोविंद रघुनाथ ने। अखबार के संचालन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अखबार के संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे संचालक? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने किसके तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था? ऑप्शन ए ठुमरी, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी कव्वाली, ऑप्शन डी दादरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ठुमरी। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। क्या है? ये एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है।
जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल रहा। कब से कब तक? कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। इसी के समय में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच, कहां से कहां तक? बंबई से थाने के बीच। बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।